पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में सिंधु नदी तक फैली लगभग 2500 किलोमीटर लंबी शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच लाखों वर्ष पूर्व भौगोलिक हलचलों और हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव के परिणाम स्वरूप कई छोटी बड़ी कटोरीनुमा घाटियों ने आकार लिया, जिन्हें द्रोणी नाम दिया गया। नेपाल से कश्मीर तक अलग अलग भूभागों में उभरी इन द्रोणियों में सबसे ज्यादा विस्तार वाली घाटी वर्तमान हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी सीमा में स्थित यमुना की सहायक नदी आसन के किनारे पूर्व में गंगा की सहायक नदी सुसवा के बीच फैली है। पहाड़ी और मैदानी भूभागों के मिलन बिंदु, नदियों और घनी वन संपदा से घिरी अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस घाटी को हम दून घाटी के नाम से जानते हैं। जी हां, दून घाटी, जो न केवल अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है बल्कि तमाम ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों की गवाह होने के चलते भी भारत के नक्शे में विशेष स्थान रखती है। इसी दून घाटी ने देश दुनिया को अपनी बासमती की खुशबू से मदहोश भी किया है, तो लीची की मिठास से सराबोर भी। इसी घाटी की मिट्टी में भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक की स्मृतियां दर्ज हैं, तो महान चीनी यात्री वैन सांग की भारत यात्रा के निशान भी। मुगल और गोरखा आक्रमण के गहरे घाव भी हैं, तो नेपाली शासक जंग बहादुर राणा के शरण लेने की कहानी भी। इसी घाटी में गढ़वाल के पंवार साम्राज्य के विस्तार से लेकर अंत और फिर से राज वापस पाने की कहानी भी दर्ज है, तो गुरु राम राय साहब के आगमन की दास्तान भी। यह घाटी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए इतावली और जर्मन सैनिकों के कैदगाह की गवाह भी है, तो अफगान बादशाह दोस्त मोहम्मद खां की निर्वास स्थली भी। वही दोस्त मोहम्मद खां जिनके द्वारा अफगानिस्तान से लाया गया बासमती चावल बाद में इस घाटी की पहचान ही बन गया। ये घाटी स्वाधीनता आंदोलन के नायकों की जन्मस्थली और संघर्ष भूमि भी रही है, तो पंडित नेहरू की जेल यात्रा की गवाह भी। इस सरजमी में अंग्रेजी हुकूमत के दमन की कहानियां भी हैं, तो उनके द्वारा अर्जित कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के निशान भी। आजादी के बाद तो यह घाटी मानो राष्ट्रीय महत्ता की दृष्टि से देश की सबसे खास जगह बन गई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यहाँ रक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं। इसी दून घाटी में स्थित आईएमए में भारतीय सेना के जांबाज अफसरों की ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी में भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की प्रथम पाठशाला है। इसी घाटी में भूगर्भीय हलचलों का अध्ययन करने वाला वाडिया इंस्टीट्यूट जैसा संस्थान भी है, तो वानिकी से जुड़ा प्रसिद्ध एफआरआई भी। न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राजनीतिज्ञों से लेकर सेना अध्यक्षों, राजदूतों, वैज्ञानिकों तथा लेखकों समेत विभिन्न क्षेत्रों के अनेकों हस्तियों ने इसी घाटी में स्थापित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से तालीम पाई है। कुल मिलाकर दून घाटी का इतिहास अनेकों अभूतपूर्व घटनाओं, प्रसंगों, उपलब्धियों और असाधारण यात्रियों से भरा पड़ा है, जिनसे रूबरू कराने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम, जिसका नाम है शहरनामा, दास्तान दून। दून घाटी या देहरादून के इतिहास को जानने के लिए तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं।
इन दस्तावेजों की दुनिया में दाखिल होने से पहले आपको उन पौराणिक ग्रंथों की एक छोटी सी अध्ययन यात्रा पर ले चलते हैं जिनमें इस घाटी का विस्तार से जिक्र है। स्कंद पुराण, महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में दून घाटी के बारे में कई वर्णन दिए गए हैं। इनमें सबसे चर्चित और मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है, जिसके मुताबिक दून घाटी पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली और कर्मभूमि थी, जिसके चलते इसे द्रोण नगरी भी कहा जाता है। इस घाटी में पांडव कालीन अवशेषों की मौजूदगी की बात भी इन ग्रंथों में दर्ज है। इसी तरह अंग्रेज लेखक JRC विलियम्स ने मेमोयर्स ऑफ दून में जनश्रुतियों का हवाला देते हुए लिखा है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने इसी घाटी में आकर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदारखंड भाग में गढ़वाल की सीमाओं का वर्णन गंगा और यमुना के बीच गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेकर श्वेतांक पर्वत तक तथा तमसा टोंस नदी से नंदा देवी पर्वत तक किया है। त्रेता और द्वापर युग की कथा कहानियों से आगे बढ़कर इस युग की बात करें तो दून घाटी के पूर्वी छोर पर यमुना नदी के किनारे स्थित कालसी नामक स्थान में सम्राट अशोक का एक ऐतिहासिक शिलालेख है। सन 1860 में एक ब्रिटिश व्यक्ति मिस्टर फॉरेस्ट द्वारा खोजे गए इस तीसरी सदी के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में अशोक की आज्ञाएं और इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। इस शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक के कालखंड में इस इलाके में अच्छी खासी बसावट रही होगी। 7वीं सदी में भारत की यात्रा पर आए महान चीनी यात्री वैनसांग ने इसी कालसी क्षेत्र का वर्णन शुद्ध नगर के रूप में किया है। कालसी के पास स्थित हरिपुर नामक स्थान में राजा रसाल के कालखंड के भग्नावशेष मिले हैं, जिनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व से इस इलाके में इंसानी बसावटें होनी शुरू हो चुकी थी। आज से लगभग 800 साल पहले यहाँ दूसरे इलाकों से बंजारे आने शुरू हुए। तब यह क्षेत्र गढ़वाल राज्य के अधीन माना जाता था। 8वीं सदी में इस इलाके में इब्राहिम बिन महमूद गजनवी ने हमला किया। इस हमले के बाद सन 1368 में तैमूर लंग नामक बेहद क्रूर आक्रांता ने शिवालिक श्रेणी में अपनी बुरी नजर डाली और हरिद्वार तथा उसके आसपास के इलाकों में भीषण नरसंहार किया। अपनी आत्मकथा में तैमूर लंग ने खुद और अपने सैनिकों द्वारा मचाई गई तबाही का भीभत्स वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण पर हम जल्द ही एक विस्तृत कार्यक्रम लेके आएंगे। बहरहाल तैमूर के आक्रमण के बाद लंबे वक्त तक यह इलाका बाहरी आक्रांताओं के हमले से बचा रहा, जिसके बाद शाहजहां के शासन के दौरान मुगल सेना की एक टुकड़ी ने इस इलाके को फतेह करने के मकसद से यहां धावा बोला। उस वक्त गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के प्रपौत्र फतेह शाह ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से तिब्बत और सहारनपुर पर एक साथ चढ़ाई कर दी थी, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके कुछ वर्षों बाद सन 1656 में सिखों के 7वें गुरु श्री हरिराय जी महाराज के बड़े बेटे गुरु राम राय साहिब पंजाब के किरतपुर से अपने शिष्यों और दलबल के साथ दून घाटी में पहुंचे और हमेशा के लिए यहीं बस गए। कुछ मान्यताओं के मुताबिक उनके द्वारा यहाँ डेरा डाले जाने के चलते ही इस क्षेत्र का नाम डेराडून पड़ा, जो बाद में देहरादून हो गया। गुरु राम राय साहिब का यहाँ आकर बसना दून घाटी में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों के आकर बसने की पहली बड़ी घटना थी, जिसके बाद यहाँ व्यवस्थित बसावटों की शुरुआत हुई। ऐसे में देहरादून के एक छोटी सी बसावट से नगर बनने की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। गुरु राम राय ने यहाँ दरबार साहिब की स्थापना की, जो उनके समर्थकों और अनुयायियों के लिए पवित्र आस्था स्थल था। दरबार साहिब के निर्माण का कार्य 1717 में पूरा हुआ। गुरु राम राय और उनके समर्थकों के आने के बाद यहाँ धीरे धीरे और भी समुदायों ने आना शुरू किया, जिनमें गुज्जर, सिख और राजपूत प्रमुख थे। इनके आने के बाद और भी लोग यहाँ आकर बसने लगे।
शिवालिक की तलहटी के साथ ही यमुना और गंगा के बीच का क्षेत्र होने के चलते यह पूरा इलाका कृषि की दृष्टि से बेहद उपजाऊ था। लिहाजा यहाँ अनाज की खूब उपज होती थी। अनाज की अच्छी उपज होने से यहाँ लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी और वे संपन्न होने लगे। लेकिन इस संपदा ने लोगों के जीवन में खुशियां लाने के साथ ही उनके सामने एक बहुत बड़े संकट की बुनियाद भी डाल दी। दरअसल यहाँ के लोगों की संपन्नता तथा पूरे इलाके की समृद्धि तथा भविष्य की अपार संभावनाओं को देखते हुए एक रुहेला सरदार नजीबुद्दौला ने सन 1757 में यहाँ हमला कर इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह देहरादून मुगलों के हाथ में चला गया। कई वर्षों तक मुगल यहाँ राज करते रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ खेती किसानी को और समृद्ध करने के लिए कई अच्छे काम भी किए, जिनमें सबसे क्रांतिकारी काम था सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। हालांकि देहरादून में पहली नहर रानी कर्णावती ने बनवाई थी, जिस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। बहरहाल इन नहरों ने यहाँ खेती के लिए वैसा ही काम किया जैसा मनुष्य के शरीर में खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल और धमनियां करती हैं। नहरों के निर्माण के साथ ही मुगलों के दौर में यहाँ आम तथा अन्य मौसमी फलों के उत्पादन की भी शुरुआत हुई, जिसके चलते भी किसानों की आमदनी में खूब इजाफा हुआ। नजीबुद्दौला ने लगभग एक दशक तक शासन किया। उसकी मौत के कुछ समय बाद सन 1785 में गुलाम कादिर ने इस क्षेत्र पर हमला किया और भारी मारकाट तथा लूट मचाई। गुलाम कादिर ने उमेद सिंह नाम के अपने एक विश्वास पात्र को यहाँ का गवर्नर बनाया। 1796 में गुलाम कादिर की मौत के बाद उमेद सिंह ने गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह से संधि कर ली और इस तरह यह पूरा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से गढ़वाल के अधीन आ गया। प्रद्युम्न शाह ने उमेद सिंह के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसे देहरादून का स्थायी गवर्नर घोषित कर दिया। सन 1803 में गोरखा आक्रांताओं ने पूरे दलबल के साथ गढ़वाल पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में देहरादून के खुड़बुड़ा इलाके में राजा प्रद्युम्न शाह की शहादत हुई, जिसके बाद देहरादून समेत पूरा गढ़वाल राज्य गोरखों के कब्जे में चला गया। गोरखों ने इस दौरान हिंसा बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। गोरख्याणी के नाम से याद की जाने वाली उस निर्ममता के बारे में सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। उस युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह गोरखों के हाथों मारे गए, लेकिन उनका बेटा युवराज सुदर्शन शाह गोरखों की पकड़ से बच निकलने में कामयाब रहा। उसने अपना राज्य वापस पाने के लिए भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों से गुहार लगाई, जिसके बाद सन 1814 में अंग्रेजों ने गोरखों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराने में कामयाब रहे। इसी भीषण लड़ाई के बाद सिंघौली की संधि हुई, जिसके जरिए गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखा आतंक का खात्मा हो गया। गोरखों को परास्त करने के बाद अंग्रेजों ने गढ़वाल का बड़ा हिस्सा सुदर्शन शाह को लौटाने के साथ ही बाकी बचे हिस्से और पूरे कुमाऊं में अपना राज स्थापित कर लिया। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। गोरखों को खदेड़ने के बाद अंग्रेज अफसरों ने उनकी सेना के आत्मसमर्पण कर चुके सिपाहियों और पहाड़ी जवानों को मिलाकर एक नई पलटन बनाने का फैसला किया। इस तरह गोरखा और पहाड़ी सैनिकों की गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इसी गोरखा रेजिमेंट ने बाद में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की बुनियाद डाली, जिस पर हम अलग से एक विस्तृत कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी वापस लौटते हैं। गोरखों की हार के बाद देहरादून जब अंग्रेजों के आधिपत्य में आया, असल मायनों में उसके बाद ही इस घाटी ने एक व्यवस्थित नगर के रूप में आकार लेना शुरू किया। दरअसल यहाँ की भौगोलिक सुंदरता और पर्यावरणीय परिस्थितियों को अंग्रेजों ने अपने मिजाज के बहुत अनुकूल पाया, जिसके चलते उन्होंने देहरादून और मसूरी के व्यवस्थित निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए। देहरादून और मसूरी का जो स्वरूप आज दिखता है, उसकी बुनियाद डालने का श्रेय आयरिश मूल के अंग्रेज सैन्य अफसर कैप्टन फेडरिक यंग को जाता है।
फ्रेडरिक यंग का एक परिचय ये भी है कि ब्रिटिश सेना के उनके नेतृत्व में ही मैसूर के बहादुर शासक टीपू सुल्तान को हराया था। सन 1814 में कैप्टन फ्रेडरिक यंग का तबादला देहरादून हुआ। तब वो दौर था जब गोरखों को खदेड़ने के लिए ब्रिटिश सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। जब अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में ही अंग्रेज सेना के कई बड़े अफसर मारे गए, जिनमें जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेप्सी भी शामिल थे। जिलेप्सी के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सेना की कमान कैप्टन यंग को दी गई। उनके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने गोरखों से जमकर लोहा लिया और आखिरकार 30 नवंबर 1814 को खलंगा का किला कब्जाने के साथ ही ब्रिटिश सेना की जीत हो गई और यह इलाका अंग्रेजी हुकूमत के प्रभुत्व में आ गया। कैप्टन यंग को यहाँ खासकर मसूरी की आबो हवा इस कदर पसंद आ गई कि उन्होंने यहीं बसने का फैसला ले लिया। उन्होंने मसूरी और देहरादून के बीच झड़ी पानी इलाके के पास अपने लिए घर बनवाया, जिसे डेनेगल हाउस नाम दिया गया। इसके बाद उन्होंने मसूरी के मलिंगार में शूटिंग रेंज बनाई। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के लिए सैनिटोरियम और अस्पताल भी बनवाया, जिसके बाद देहरादून के साथ साथ मसूरी में भी बसावट बढ़ने लगी। इसी दौर में देहरादून के प्रसिद्ध पलटन बाजार ने भी आकार लेना शुरू किया, जो आज देहरादून की पहचान है। इस पलटन बाजार की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल 17 नवंबर 1815 को देहरादून को सहारनपुर जिले में शामिल किए जाने के बाद इस क्षेत्र में विकास कार्यों ने गति पकड़नी शुरू की। इसी क्रम में सन 1822 से 23 में इस घाटी को मैदान से जोड़ने वाली पहली सड़क का निर्माण हुआ, जो सहारनपुर से मोहंड दर्रे में प्रवेश कर आशा रोड़ी से विंदाल नदी को पार करते हुए धामावाला गांव से होकर आज के घंटा घर से गुजरती हुई राजपुर तक बनाई गई। तब आज के परेड ग्राउंड के आसपास के इलाके में गोरखा रेजिमेंट की ओल्ड सिरमौर बटालियन की छावनी थी। परेड ग्राउंड, घंटाघर और उसके आसपास के इलाके में सैनिकों के लिए आवास, बाजार तथा अन्य सुविधाएं विकसित की गई। ऐसे में इस इलाके में सैनिकों का आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते इसे पलटन बाजार कहा जाने लगा, जो बाद में इसका स्थायी नाम हो गया। पलटन बाजार के मुहाने से मसूरी की तरफ राजपुर गांव तक तांगे से सवारी की जाती थी। आज यही तांगा मार्ग राजपुर रोड के नाम से जाना जाता है। लगभग 125 साल बाद इस पलटन बाजार के पास घंटाघर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1953 में पूरा हुआ। शुरुआत में पलटन बाजार में बहुत कम दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए शरणार्थी दून घाटी में बसे, जिनमें से बहुत लोगों ने आजीविका के लिए पलटन बाजार में दुकानें खोली, जिसके बाद यह बाजार बड़ा रूप लेने लगा। इसी दौर में देहरादून के प्रेमनगर, रेसकोर्स और रायपुर इलाकों में बसावटों में बढ़ोतरी शुरू हुई। इन इलाकों में मुख्य रूप से इन शरणार्थी परिवारों के ही घर बने। बहरहाल इस दौर में देहरादून में धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की शुरुआत भी हुई। वर्ष 1832 में सर्वे ऑफ इंडिया की जियाडिक ब्रांच को देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तब इसका नाम ग्रेट टिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करता था। भारत की इस सबसे पुरानी सर्वेक्षण संस्था की स्थापना 1767 में हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर से पहले देहरादून में एक और बड़े संस्थान की नींव डाली गई थी, जो आज FRI के नाम से जाना जाता है। सन 1932 में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई। जनरल सर फिलिप चैडवुड की अध्यक्षता में गठित एक सैन्य समिति की सिफारिश पर स्थापित IMA के पहले बैच में 40 पुरुष कैडेटों ने यहां सैन्य प्रशिक्षण लिया। सर जनरल फिलिप चैडवुड को बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। इसी दौर में सन 1935 में देहरादून में प्रतिष्ठित दून स्कूल की स्थापना हुई। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन ने इसका उद्घाटन किया था। आज दून स्कूल देश के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों की सूची में शामिल है, जहां से देश विदेश की हजारों प्रतिष्ठित शख्सियतों ने शिक्षा ग्रहण की है।
देहरादून को विकसित करने के क्रम में अंग्रेजों ने कई मील के पत्थर स्थापित किए, जिनमें से एक था नहरों का जाल बिछाना। यहाँ की आबोहवा और कृषि की अपार संभावनाओं को अंग्रेज अच्छी तरह समझ चुके थे, लिहाजा उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जल आपूर्ति के साथ ही सिंचाई के लिए पूरे इलाके में नहरों का ऐसा जाल बिछाया जिसने पूरी दून घाटी को समृद्धि से सराबोर कर दिया। ये नहरें मानो देहरादून की जीवन रेखा बन गई थी। अफसोस की बात है कि आज इनमें से ज्यादातर नहरें अंधे विकास की भेंट चढ़कर पाताल में विलीन हो चुकी हैं। दून की लाइफलाइन रही इन नहरों के ऊपर आज सड़कें बना दी गई हैं, जिन पर बेतरतीब दौड़ते वाहन ऐसे लगते हैं मानो अपनी विरासत को जमीन में दफन करने के बाद पैरों से रौंद रहे हों। इस तथाकथित विकास ने न केवल देहरादून की ऐतिहासिक नहरों का गला घोंटा, बल्कि किसी वक्त में यहाँ की पहचान रही बासमती की खुशबू और लीची की मिठास को भी गायब कर दिया। जिन खेतों में एक दौर तक बासमती की फसल लहलाती थी, जिन बगीचों में हजारों टन लीची का उत्पादन होता था, वे आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके हैं। और विडंबना तो देखिए, इन कंक्रीट के जंगलों में रहकर खुद को मॉडर्न दूनाइट्स कहलाना पसंद करने वाले लोग ऑनलाइन बासमती और लीची खरीद खुद के रिच यानी अमीर समझकर फूले नहीं समाते।